नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज की इस वीडियो में हम जो लाइब्रेरी साइंस के जो नियम होते हैं, जो पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण के सिद्धांत के जो उन उसके अंदर एक टॉपिक आता है, इनर फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, यानी पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप। जो हम कैटलॉग करते हैं उसके जो आंतरिक स्वरूप, पुस्तकालय जो सूची होती है, सूची के बारे में हमने जो पहले पढ़ा था। पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप, आंतरिक स्वरूप, इनर फॉर्म। और इससे पहले वीडियो हमने आउटर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। ये थ्योरी में, जो थ्योरी पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, वो उसका मैं आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताता रहूँगा। अब ये जो आपकी सूची होती है, सूची किस प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें होते हैं। पहले जैसे सूची होती है वो कहीं भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आख्या सूची यानी टाइटल सूची, आख्या सूची जिसे टाइटल कैटलॉग भी कहते हैं। जिसे टाइटल कैटलॉग कहते हैं। दूसरी सूची होती है लेखक सूची, यानी लेखक के नाम की सूची। मैं पहले आपको लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। लेखक सूची, इसको ऑथर कैटलॉग कहते हैं। यानी कि अब जो आख्या सूची है, इसमें जो भी किताबें वो टाइटल वार, यानी कि जो भी किताबें उनका लिस्ट बना दी जिसमें सिर्फ किताबों का टाइटल रहा, यानी कि आख्याएं हो, वो होती है आख्या सूची। और लेखक सूची यानी कि आपने एक ऐसी लिस्ट बनाई है कि इन इन लेखकों की हमारे पास एक सूची है, वो लेखक सूची के कहलाएगी। और किस तरह की सूची होती है? तीसरी, लेखक आख्या सूची यानी कि ऑथर टाइटल सूची। अगला होता है नाम सूची यानी नेम कैटलॉग, नाम सूची, नेम कैटलॉग। अगली है अनुवर्णिक विषय सूची, जिसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग। अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग, कैटालॉग। और अगली है डिक्शनरी कैटलॉग, शब्दकोशीय सूची। शब्दकोशीय सूची जिसको डिक्शनरी कैटलॉग कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। एक बार ये क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। और अगला है डिवाइडेड कैटलॉग, विभाजित सूची।
ये इस प्रकार की सूची होती है। अब मैं एक-एक के बारे में आपको लिखा देता हूँ। पहला है जैसे आख्या सूची क्या होती है? अब ये होती क्या है आप सुन लीजिए कि पुस्तकालय के अंदर सारी सूचियाँ आख्या के अनुसार यानी टाइटल के अनुसार सूचियाँ कर ली जाए और उसे वर्ण क्रम में रखा जाए, तो वो एक आख्या सूची होती है। ये कहने का मतलब किताब में एक पुस्तकालय के अंदर मौजूद सभी पुस्तकों की एक सूची बनाई जाए और उसको सूची आख्या के अनुसार बनाई जाए और उनको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो आख्या सूची तैयार होती है। और जैसे आख्या सूची हमने बना ली, यानी कि सारी जो सूची आख्या के अनुसार बनने उसका फायदा क्या होगा, यानी कि गुण क्या है? पहला तो गुण ये है कि यदि कोई पाठक आएगा, पाठक को आख्या का अगर पता है तो उस आख्या यानी कि टाइटल उसको पता है तो वो बुक आराम से ढूँढ लेगा। किताब उसको आराम से पता चल जाता है कि ये जो किताब है, ये पुस्तकालय में है या नहीं है। ये जो आख्या सूची का फ़ायदा है, यानी कि यदि पाठक को आख्या का नाम पता है, तो वो तो हम या पुस्तकालय में ये पता लगा सकते हैं कि इस आख्या की किताब पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं, एक ये फ़ायदा होगा। और दूसरा के यदि कोई भी सूची है कई बार के ग्रंथ के नाम से या उसका लेखक के नाम का अगर कोई पता नहीं हो, तो उसको एक शब्द से या किसी भी आधा-आधा शब्द है, मान लो कोई भी पूरा टाइटल उसको नहीं मालूम होता, तो एक इस वर्ड से भी उसको हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो सूची है, ये जो छोटे-छोटे पुस्तकालय हैं या हस्तलिखित है, हस्तलिखित ज़्यादातर जो भी सूची होती है, उनमें ये जो है काम की है। ठीक, ये हो गई हमारी आख्या सूची। अब इसका एक कुछ दोष भी देख लेते हैं कि इनमें क्या दोष होते हैं, अवगुण क्या होते हैं आख्या सूची के, कि इससे क्या है सूची में एक लेखक का नाम नहीं होता और सब्जेक्ट नहीं होता है। लेखक का नाम और विषय नहीं होता, तो ये पूर्ण जानकारी नहीं होती। कहने का पहला इसमें कि इसमें पूर्ण जानकारी नहीं होती है, जैसे लेखक का नाम है या विषय का नाम नहीं है, तो पूर्ण जानकारी नहीं होती है। और आजकल के युग में जो किताबें होती है वो या जो भी अ, पाठक होते हैं उनको सही जानकारी या डीपली जानकारी होनी चाहिए या पुस्तकालय को भी ये पता होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो आख्या सूची है ये काम नहीं आती है। तो ये गुण भी देख लिए हमने और इसके दोष भी देख लिए। आगे चलते हैं अगली सूची की ओर। अगली सूची है हमारी लेखक सूची, यानी कि ऑथर कैटलॉग। एक एक पुस्तकालय में समस्त जो किताबों की सूची लेखक के अनुसार तैयार कर दी जाए और उसको वर्णन क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो लेखक सूची तैयार होती है। दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ, एक एक पुस्तकालय के अंदर मौजूद सभी जो किताबों की या पुस्तकों की जो सूची है लेखक के अनुसार, लेखक के नाम के अनुसार की जाए और उनको वर्णन क्रम में यानी कि अल्फाबेटिकली कर दिया जाए, तो एक लेखक सूची तैयार होती है। इसका ये फायदा ये होगा कि किसी लेखक के नाम की कोई किताब है या लेखक के नाम से कोई संबंधित ग्रंथ अगर ढूंढना हो, वो सबसे इसमें ढूंढना आसान हो जाता है। और इसका गुण क्या है, यानी इसका मतलब फायदा क्या है? पहला तो गुण ये है कि यदि पाठक को लेखक का नाम पता है, तो उस किताब को, उस पुस्तक को आसानी से हम ढूँढ सकते हैं। और उस लेखक का नाम पता, तो उस लेखक से जो संबंधी जैसे उसका नाम है, नाम मान लो पता है, तो नाम से संबंधित जो पुस्तक है वो
हम ढूंढ सकते हैं, और उसके संबंधित संस्करण वगैरह वो हम ढूंढ ढूंढ सकते हैं। यानी कि मान लो एक एक नाम मिल जाए तो उससे संबंधित अन्य जानकारी वो भी मिलना आसान हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि यदि कोई किताब का जो शीर्षक है वो एक समान, यानी एक शीर्षक की उम, 2-3 किताबें हो सकती है, तो लेखक के नाम से भी हम आराम से वो किताब है वो हम ढूँढ सकते हैं। ये तो उसके हो गए फ़ायदे, गुण हो गए, और अब कुछ इसके दोष भी देख लेते हैं कि इसका दोष क्या है। तो अब दोष ये है कि इनमें जो लेखक है वो अनगिनत है, क्या है? अगणित लेखक है। तो ऐसे में सभी लेखकों की जो किताबें होती हैं उनमें से किसी एक आध लेखक की किताब ढूँढना भी एक बार मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा संख्या हो जाने की वजह से, और सभी लेखकों के नाम याद रखना भी अ, कठिन होता है। तो ऐसे में कोई विशिष्ट विषय से संबंधित ये यदि कोई पुस्तक अगर मान लो कोई पाठक आता है तो उसकी किताब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हालाँकि अब यदि लेखक कम लेखकों की किताब हो तो किताब जो ढूँढना वो आसान रहता है। तो ये हो गई लेखक सूची। अगली जो सूची है, लेखक आख्या सूची, यानी कि या लेखक का नाम, उसने क्या-क्या किताबें लिखी है, टाइटल की सूची, ये अगर सूची हो तो वो क्या, तो उसकी क्या फ़ायदे रहेंगे, वो सूची क्या होती है कि एक पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों को लेखक और उनके द्वारा रचित शीर्षकों के अनुसार एक सूची बना दी जाए, और उनको एक वर्णना क्रम में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाए, तो लेखक आख्या सूची प्राप्त होती है। अब इनके जो गुण क्या है, या इस सूची के लाभ क्या हैं, वो देख लेते हैं। इसका पहला लाभ है कि लेखक और सूची से मिलते-जुलते जो भी नाम है या वो उसमें आप मिलते हैं। यानी कि जो लेखक सूची में लाभ मिलते थे और आख्या सूची में जो लाभ मिलते थे, दोनों ही लाभ यहाँ पर जो गुण है वो मिलेंगे। यानी यदि किसी को लेखक का नाम पता है, तो उस लेखक की किताबें भी यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि इसमें लेखक भी है और आख्या भी है। यदि किसी पाठक को आख्या का नाम पता है, तो उस टाइटल के लिए किस-किस लेखक ने उस किताब को लिखा था, वो सारे दोनों लाभ है वो इसमें मिल जाएँगे। अब इसका कुछ दोष देख लेते हैं। इसका दोष क्या है कि कोई विषय प्रविष्टि या कोई विषय की संबंधित, हाँ, ये तो बात सत्य है कि हम इस लेखक की आख्या की जानकारी ले सकते। यदि ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है या सूची बहुत बड़ी हो जाती है, उस समय इन लेखक और आख्या का ढूँढना वो मुश्किल हो जाता है। यानी कि लिस्ट या बड़ी हो जाने पर तो उस क्रम में कुछ कठिनाई आ जाती है। ये इसका थोड़ा माइनस पॉइंट है। अगली जो सूची है वो नाम सूची, यानी कि नेम कैटलॉग। अब नाम से मतलब है कोई भी नाम हो सकता है, या किताब के नाम से एंट्री वो हो सकती है, या लेखक के नाम की एंट्री हो सकती है, वो है। तो यदि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे कोई जीवनी होती थी, जीवन चरित्र होता था, जैसे मान लो रामचरितमानस हो गया, या महाभारत हो गया, या मतलब वो जो भी किताबें होती थी, या कोई भी लेखक वो नाम से चलते थे, कोई भी। जैसे वेद व्यास जी रहे हो, या वाल्मीकि जी और भी कोई पुराने विद्वान लेखक रहे हो, तो वो उनको नाम से ही पहचाना जाता था। उनकी जो सूची है वो नाम वाइज़ होती थी। तो उसके लिए जो उस विषय की एंट्री उस नाम से की जाती, या यदि ग्रंथ का नाम होता था तो ग्रंथ का नाम आते ही उसके लेखक कौन है वो पता चल जाता। यदि कोई लेखक का नाम मान लो याद कर लेता था, उसके साथ जुड़ी हुई जो किताब है वो भी याद रह जाती, उसको नाम सूची कहते हैं। अब इसके कुछ 1-2 गुण भी देख लेते हैं। उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें लेखक
इसमें लेखक का ही पता नहीं चलता, यानी कि लेखक की ही जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि उसका जो शीर्षक है, विषय है, वो सारा हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। शीर्षक की भी और विषय की भी जानकारी इसमें मिल जाती है, इस नाम सूची से। जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद ले लिया जाए, या हरिवंश राय बच्चन नाम ले लिया जाए, जैसे या प्रेमचंद नाम ले लेते हैं, तो प्रेमचंद की काफ़ी चीज़ें जो उनकी जैसे गोदान निर्मला वगैरह और भी जो कहानियाँ वो ऑटोमेटिक याद हो जाती, क्योंकि वो नाम से चीज़ें प्रसिद्ध है। ये इसके गुण है। और अगर इनके अगर दोष की बात हम क्या है कि इसका दोष क्या होगा, मतलब कि अवगुण क्या है इस सूची का, तो अवगुण ये है कि कि इसमें लेखक सूची में सुधार हो सकता है, या इस सूची में कुछ भ्रांतियां भी हो सकती है, तो उस भ्रांतियों की वजह से ये थोड़ा सूची पूरा एजी इसका माइनस पॉइंट है। अगली जो सूची है हमारी, वो हमारी सूची है अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट डिवाइस। अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग। इसको अनुवर्णिक विषय सूची, यानी कि विषय जो भी है उनकी लिस्ट बना दो और अल्फाबेटिकली कर दो, तो वो वर्णानुसार कर दो, तो वो ये अनुवर्णिक विषय सूची हो जाएगी। यानी कि सारे विषयों की जो किताबें एक क्रमवार हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसका गुण क्या होगा, मान लो एक पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों की जो सूची है विषय के अनुसार कर ली जाए और उन्हें वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकली तैयार किया जाए, तो अनुवर्णिक विषय सूची अ, तैयार होती है। और इसका गुण ये कि यदि किसी पाठक को विषय का नाम पता हो, तो उस विषय की जो किताब है वो आराम से हम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। ये इसका फायदा है। और दूसरा, यदि उसको विषय का नाम अगर पता है, तो वो पुस्तक पुस्तकालय में है या नहीं, ये पता चल जाता है, या ये जानकारी हमें मिल जाती है। उससे संबंधित और भी कोई चीज़ें है उससे रिलेटेड, वो भी पुस्तकालय में है या नहीं है, तो ये भी हमें जानकारी मिल जाती है, या सहायता मिल जाती है। अब इसका दोष क्या होगा, मतलब इसके कुछ दोष भी हो सकते हैं इस सूची के, वो भी हम देख लेते हैं। इसका दोष यही है कि ये सिर्फ एक विषय के ऊपर ही मतलब निर्भर करती है। उस विषय का की कुछ जानकारी हमें या मान लो न याद रहे या न ध्यान हो, तो उस तक पूर्ण हम सूची का पूरा लाभ हम नहीं उठा सकते, और पूर्ण तरह ये है सहायक सिद्ध नहीं होती। और ये जो सूची है लगभग किसी पुस्तकालय में बनाई नहीं जाती है। अगली है, वो अति महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया। वो भी सवाल थोड़ा बड़ा पूछा जाता है, तो मैं उसके बारे में कुछ ये चीज़ें आपको थोड़ी बताने की कोशिश करूँगा। वो है आपकी डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग क्या, वो देख लेते हैं। डिक्शनरी कैटलॉग, शब्दकोशीय सूची। ये क्या होती है, तो पहला तो ये है कि इसके जो प्रणेता का है, या इसको बनाया किसने, तो उसको बनाया सीए कट्टर ने, चार्ल्स एमी कट्टर, जिसको सूचीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स एमी कट्टर यानी सीए कट्टर इसके प्रेरणता थे, यानी इसको जन्मदाता थे। और इन्होंने इसके निर्माण के लिए रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग लिखा। ये भी आप लाइन इसमें लिखना,
इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इनका वर्णन किया था, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। ये इनकी किताब है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किताब लिखी थी। और इसकी जो सूची संहिता है, सूची की जो संहिता है उसका भी संरचना की थी। और वो उस सूची को सभी जो अमेरिकन पुस्तकालय है उन्होंने इसे अपनाया था। अब ये शब्दकोश, ये सूची है क्या, ये देख लेते हैं कि समस्त प्रकार की जो एंट्रियां हैं, जैसे मान लो लेखक, मान लो लेखक है, और आख्या है, विषय है, और जैसे सहकारक है जिसको कोलैबोरेट कहते हैं, और सीरीज है यानी जिसे हम ग्रंथमाला कहते हैं। तो सभी प्रकार की जो सूचना है उनको डिक्शनरी टाइप लिख, जैसे डिक्शनरी में हम ढूंढते हैं तो उनको डिक्शनरी टाइप कर दे। जैसे लेखक का नाम सारा अल्फाबेटिकली कर दिया, टाइटल अल्फाबेटिक कर दिया, सब्जेक्ट अल्फाबेटिकली, कोलैबोरेट सारा। यानी कि जैसे ये लेखक है, लेखक से संबंधित, जैसे मान लो एक लेखक लिखा, एक लेखक से संबंधित कि इसने ये टाइटल लिखे, वो आ गए यानी एक नंबर में, ठीक है, वो आ गए। उसके साथ इस टाइटल का विषय कौन सा था वो उसमें साथ आ गया। इस टाइटल से या इस बुक से जुड़े सहकार कितने थे वो आ गए। और इस बुक से जुड़ी सीरीज, सीरीज कौन कौन सी है तो उनको हमने एक लिस्ट बना दी, और लिस्ट को कर दिया अल्फाबेटिकली। यानी कि एक आपका मतलब एक सूची है, एक टाइटल मान लो, ये कोई ये लेखक है, उनकी ये लेखक की ये सारे टाइटल लिख दिए, और उसके साथ में अटैच उसका सब्जेक्ट अटैच कर दिया, और सहकार कर दिया, और सीरीज कर दी, ठीक। अब इसी तरीके से बी को, सी को, डी को, यानी का एबीसी मान लो, या एक दो मान लो, तीन मान लो, तो वो सारों लेखकों की सूची हमने इकट्ठा कर ली। या अपने दूसरे तरीके से हमने लिखा, जैसे एक आख्या को जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, उस लेखक का विषय मतलब कौन सा है, उसमें सहकार कौन है, और सीरीज कौन है। यानी कि एंट्री एकदम पूरा व्यवस्थित तरीके से कर दी गई। तो वो सूची आपकी शब्दकोशीय या डिक्शनरी कैटलॉग सूची आपकी बन गई। तो इसमें कोई भी सूचना हम आराम से ढूंढ सकते हैं, आराम से उसमें पता कर सकते हैं। यानी कि लेखक का नाम हो तो लेखक से संबंधित सारी ये वाले जो भी है वो मिल जाएंगे। यदि मान लो आख्या हमें पता है तो बाकी ये भी हमें मिल जाएंगे। या ये सहकार, मान लो ये सहकार का हमें पता चले तो सहकार का हमें ये पता चल जाएगा कि सहकार के ये किस सीरीज से जुड़ा हुआ है, और वो किस लेखक के साथ जुड़ा हुआ। तो ये सारी जो जानकारी है ये मतलब शब्दकोशीय उम, सूची कहलाती है। यानी कि एक पुस्तकालय में सभी जो प्रकार की पुस्तकों को लेखक, आख्या, विशेष सहकार की सूचियों को एक ही वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो शब्दकोशीय व्यवस्थित किया जाए, और उनको डिक्शनरी मतलब वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकली कर दिया जाए, तो शब्दकोशीय सूची तैयार होती है। अब ये तो सूची के बारे में हमने क्या-क्या चीज़ें होती है और उसकी जो नॉर्मल परिभाषा हमने देख ली। अब इसके कुछ जो गुण होते हैं वो देख लेते हैं कि इसमें क्या, इसके क्या-क्या गुण हैं। पहला तो गुण ये सरलता है। पहला यानी कि इसका पहला ही गुण है सरलता। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है कि ये सरलता क्यों है, कि ये सरल और सुगम होती है। क्या होती है? सरल होती है और ये सुगम होती है। तो ये मतलब अत्यंत सरल और सुगम होती है, ये इसका पहला गुण है। और इसका दूसरा गुण है परिपूर्णता। क्या यानी कि परिपूर्ण है, यानी कि परिपूर्ण होती है। पिछले आपको बताया उसमें लेखक का नाम आ जाएगा, आख्या आ जाएगी, और सीरीज वगैरह सारी आ जाएगी। तो उसमें आप लिखेंगे, इसमें
लेखक आख्या विषय सहकारक सीरीज इत्यादि जानकारी ये देती है, तो उससे वो ये परिपूर्ण हो जाती है। अगला है प्रत्यक्षता। प्रत्यक्ष ये चीज होती है, इसका एक और अगला गुण है प्रत्यक्षता। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यानी कोई भी चीज है हमारे सामने जैसे प्रत्यक्ष होती है, हमारी आंखों के सामने मौजूद रहती है, तो ये इसका गुण है। यानी कि इस ये सूची पाठों के विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देती है। पाठकों के प्रश्नों के उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देती है। यानी कि उसको लेखक का नाम चाहिए, तो उस लेखक से संबंधी किताब है या नहीं है तो भी पता चल जाएगी, विषय से संबंधित है तो भी पता चल जाएगी, देती है। और उससे पाठकों का जो समय है वो नष्ट नहीं होता। ये आपके आप लिख देना। अब अगला है वर्गीकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं। जो वर्गीकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं, क्योंकि इसमें कॉल नंबर है ही नहीं। यानी कि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है वो इसको बना सकता है, क्योंकि इसमें कॉल नंबर का जिक्र किया हुआ नहीं है। वर्गीकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो कोई भी एंट्री हम प्राकृतिक या आप कृत्रिम रूप से भी हम तैयार कर सकते हैं, तो ये है। और अगला इसका जो गुण है संबंधित विषयों का एकत्रीकरण, जो उससे संबंधित जो विषय है वो एकत्रित हो जाएंगे या एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो इससे जो संबंधित विषय है वो एकत्रित करने में ये सहायक सिद्ध होती है। अब मैं जैसे कुछ उदाहरण आपको जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया इंडियन हिस्ट्री। अब इसके मान लो डीडीसी में इसके क्या वर्गांक होंगे और कॉलन में क्या होंगे, तो यहाँ पर मैं कॉलन के लिख देता हूँ। V44 होंगे और डीडीसी में 954 होंगे। एक और मान लो इंडियन इकोनॉमिक्स। तो कॉलन में होंगे X.44 और उसमें हो जाएंगे आपके 330.954। जैसे इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग, तो इसमें होंगे NQ, ये पेंटिंग का है और 44 इंडिया का है। और उसमें हो जाएगा 759.9454। जैसे इस तरीके से दो चार और टाइटल लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। इंडियन फिलोसॉफी, इसका R6 है। और
और भी इस तरीके से है। तो इसमें जो संबंधित विषय जैसे ये आप इसमें ये से देख लीजिए ये, इस तरीके से ये उससे संबंधित चीज़ें एक साथ आ जाती है। तो उसमें क्रमानुसार जैसे इंडिया वाले एक तरफ कर लेते हैं, मतलब जैसे वर्गांक है, इस तरीके से या कोई भी हो सकता है, बाहर से संबंधित और भी संगीत हो सकता है, वास्तुकला वगैरह हो सकती है वो। अगला इसका जो फ़ायदा है और कि सूचीकरण की स्वतंत्रता, विषयात्मक जो सूचीकरण की स्वतंत्रता, यानी कि जो वर्गीकरण नहीं होगा तो सूचीकरण भी इसमें वो पूर्णतः मुक्त रहता है और पृष्ठों की संख्या में बचत हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ और ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको लिखाई। आप इतना अगर ये याद रख लेते हो या आपको समझ में आ जाता है तो और भी बढ़िया है। बाकी आप कुछ और अपनी पॉइंट्स भी इतने मैंने बताए। अगला है इसके कुछ दोष है या अवगुण है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसके क्या अवगुण रहेंगे। पहला है विशाल आकार। पहला क्या है? ये इसका मतलब अवगुण है, यानी कि ये बड़ी होती है क्योंकि इतनी डिटेल उसमें भरना। विशाल आकार, तो सभी प्रविष्टियां एक ही वर्णाकरण में व्यवस्थित करने का सूची का जो आकार है अत्यंत विशाल हो जाता है। तो उस कारण इसमें कोई सूचना ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये इसका पहला दोष है। और दूसरा इसमें प्रविष्टियां करने में कठिनाई, अब ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भरने में या करने में या विन्यासित करने में कठिनाई, ये क्या चीज़ है वो देखो कि तो इसमें सभी प्रकार की जैसे एंट्रियां, मानो लेखक हो गया, विषय हो गया और सहकारक हो गया, एक ही क्रम में विन्यास जो सीक्वेंस में करना थोड़ा कठिन होता है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और अगला है जटिलता। अगला इसका दोष है जटिल। तो जटिलता ये कि इतनी, जिसे हम कह देते हैं कि इसके गुणों में हमें देखना कि ये सरल है, लेकिन जितना हम कहते हैं उतनी ये सरल नहीं है, उतनी वो सहज सहज नहीं है जैसी ये दिखती है। जैसे संबंधित विषयों की जानकारी एक सहायक अगर वर्णानुक्रम है तो वो करते हैं, लेकिन जैसे लेखक के हिसाब से करते हैं तो फिर वो टाइटल उसका अलग हो सकता है, उसका वर्णानुक्रम अलग हो सकता है। तो इस तरीके से ये थोड़ी अलग हो जाती है। और अगला इसका जो दोष है विषय निर्देशों की अपूर्णता, यानी कि विषय के जो निर्देश होते हैं वो इसमें सारा लिया जाता है या कहीं भी लिया जाता है, वो उसमें अपूर्ण रहता है, ये सदैव अपूर्णता रहती है। और अगला विषय नाम का फिर चीज नहीं रहती है, विषय नाम का अप्रचलित होना। कहने का मतलब ये है कि जैसे चीज नाम से आ जाएगी, जैसे लेखक के नाम से आएगी, फिर वो विषय का जो नाम है वो अप्रचलित हो जाएगा, प्रचलन में नहीं आएगा। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है। ये सवाल पूछा जाता है, या तो बड़ा पूछा जाएगा या इस शब्दकोश की सूची के गुण पूछे जाएंगे। लगभग 8 एक नंबर के या दोष है वो पूछे जाएंगे कोई भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें कुछ आपको समझ में आई होगी। और अब अगली जो सूची है वो क्लासिफाइड सूची यानी वर्गीकृत सूची, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग, वर्गीकृत सूची।
तो ये जो सूची है, ये किसने बनाई गई, इनका प्रचार प्रसार किसने किया? वो जो व्यक्ति थे उनको रंगनाथन, एसआर रंगनाथन है, वो इस वर्गीकृत सूची के प्रचारक, प्रसारक, समर्थक रहे हैं। उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया और 1934 में इन्होंने जो ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का रचना की, प्रकाशित किया। और ये वर्गीकृत सूची एक मिश्रित सूची है और ये पाठकों के लिए मतलब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे बीएनबी यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी हो, या आईएनबी में भी इसका, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके जो दो भाग होते हैं, वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है क्लासिफाइड पार्ट और दूसरा अल्फाबेटिकल पार्ट, यानी वर्गीकृत भाग, वर्गीकृत भाग जिसे हम क्लासिफाइड पार्ट कहते हैं, और दूसरा होता है अनुवर्णिक भाग। इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकली पार्ट। अब एक ये इसमें क्या होता है वो हम पढ़ लेते, यानी कि जो वर्गीकृत भाग होता है उसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये मुख्य भाग होता है, ये इसका जो मेन भाग यानी मेन पार्ट, जो मुख्य भाग, ये वर्गीकृत भाग ये होता है। और इसमें जो पृष्ठीय वर्गीकृत भाग में ये एंट्रियां होती है, जैसे इसमें कॉल नंबर अंकित किए जाते हैं। क्या होते हैं? कॉल नंबर अंकित किए जाते हैं। और ये जो कॉल नंबर है ये कौन सी भाषा में होते हैं? कृत्रिम भाषा में, यानी कि हम मनुष्य या वो खुद है वो तैयार करता है, कृत्रिम भाषा में इसके कॉल नंबर ये तैयार किए जाते हैं। और दूसरा जो ये अनुवर्णीय ये भाग होता है, ये इंडेक्स का काम करता है। जो इंडेक्स हम बनाते हैं कार्ड, इंडेक्स का के रूप में कार्य करता है, जिसमें लेखक है, लेखक, आख्या, जो भी हम एंट्रियां करते हैं वो सारी इसमें आ जाती है। जो जो आप कैटलॉग करते हो, वो वैसे कैटलॉग करना सरल है, लेकिन इसकी थ्योरी थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, बाकी कोई कुछ नहीं है। अब इसके गुण क्या है वो देख लेते हैं। अब इसका गुण है परिपूर्ण सूची। पहला ये परिपूर्ण है, पहला क्या है? परिपूर्ण, यानी कि पूरी कंप्लीट है, परिपूर्ण सूची। ये यानी कि ये शब्दकोशीय जो सूची होती है उसकी भांति भी पाठकों को सभी जो सूचना देती है, इस कारण ये परिपूर्ण सूची। जैसे लेखक है, आख्या हो गया, लेखक की जानकारी दे देगा, और आख्या, विषय, सहकारक सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसमें सारी जानकारियां इसमें मिल जाती। आप लिखेंगे ये सूची पाठकों की समस्त जानकारी, जैसे लेखक, आख्या, विषय, ग्रंथमाला आदि सूचना वो देती है। अगला है विषय अभिगम की पूर्ण संतुष्टि। इस सूची में के भाग में सभी विषयों का तर्क संगत और क्रमबद्ध रूप में क्रम होता है। तो पाठक के समक्ष व्यवस्थित ढंग से उसके विषय या ग्रंथ मौजूद रहते हैं, और उससे संबंधी कोई भी प्रश्न है या जानकारी वो आराम से उसको मिल जाती है, वो ये सूची है उसको संतुष्ट कर देती है।
और अगला इसका एक और बड़ा जो गुण है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक रूप था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरीके की जो सूचियां वो उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्गीकरण भाग है और पद्धति के आधार पर जो एंट्रियां वो होती है और अंकन भी जो प्राकृतिक भाषा में ये होता है। तो उसी कारण ये जो सूची है इसका ये गुण है। अगला है पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग। यानी कि कोई भी पाठक आएगा उसको सूचना तुरंत मिल रही है, उससे संबंधी और भी जो सूचना मिल रही है, उस वजह से जो पुस्तकें का आदान लेन देन ज़्यादा होता, तो उस कारण ये पुस्तकों का जो उपयोग है वो अधिक से अधिक होगा या होता है और सहायता मिलती है। अगला इसका जो गुण है विषयवार विषयवार सूचियों का निर्माण सरल और सुविधाजनक। सरल व सुविधाजनक। तो ये सूची बिल्कुल विषयगत तरीके से एकदम वेल अपडेट तरीके से बनी होती है, तो सारी जो सूचियों का निर्माण है वो सही तरीके से हो जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये जो पद्धति है एक ही जो वर्गीकरण पद्धति से इसमें तैयार होती है, कोई भी वर्गीकरण पद्धति से ये तैयार होती है और इसे विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय उसको उपयोग करते हैं। और एक इसको बोलते हैं सहकारी सूचीकरण या सहकारी सूचीकरण का मतलब वो सूची जो लगभग सभी यूज करते हैं, सहकारी जो सूचीकरण होता हो। तो उस उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रंथ सूची भी बन जाती है, उसका भी निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब एक व्यवस्थित सूची होती है, उस सूची के माध्यम से सभी जो पुस्तकालय होते हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं, तो इस वो सभी सूची मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची बन जाती है। सभी पुस्तकालयों की जो सूची है वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियाँ वो मिल जाती है। और अगला जो गुण है वो उपयोग उपयोग है वो सुलभ है। आराम से इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके जो लाभ थे कौन सी सूची के, जो क्लासिफाइड जो वर्गीकृत सूची के ये लाभ थे। तो इनमें से इतना ही है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।